नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेश वाजपेयी बीएमके एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे ज्यादा 9 ग्रहों में अगर चर्चा किसी की होती है तो मेरे हिसाब से उतनी पुण्य ग्रहों की नहीं होती जितनी पापी ग्रहों की होती है। और 21वीं शताब्दी में आज जो सबसे ज्यादा चर्चा है मेरी नजर में वो राहु की होती है। राहु की क्यों होती है? क्योंकि आज राहुमय पूरा समाज है। जिधर देखेंगे उधर आपको राहु की ही जो विशेषताएं हैं वो देखने को मिलेंगी। जितनी हमारी कंप्यूटर की फील्ड है, जितनी टेक्नोलॉजी की फील्ड है, जितनी हमारी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसे आईसीटी कहते हैं, वो सब राहु की फील्ड है। एआई हमारी क्या है? एआई राहु की फील्ड है। इसके बारे में हमने बहुत सा बता रखा है, खैर उस पर हम समय आपका नहीं लेंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि राहु से हम लोग इतना जो डरते हैं, लेकिन कभी आपने सुना है कि राहु हमें बहुत कुछ बनाता है, बहुत कुछ देता है, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कोई ग्रह आपका नहीं करेगा लेकिन राहु करेगा आपके लिए। और ये बात कोई मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, ये ज्योतिष के पितामह पाराशर जी के द्वारा कहा गया है वो चीज, और जो मैंने प्रैक्टिकल किया, अनुभव किया है अपने स्वयं की कुंडलियों पर और अपने जो जिनका मैंने कंसल्टेशन जिन्हें दिया है उनकी कुंडलियों पर, मेरा अपना अनुभव है। और पाराशर जी ने जो कहा तो उस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि राहु कुंडली के किन घरों में कुछ विशेष हो जाता है और क्या परिणाम निकलते हैं, क्या फल देता है वहां पर, और कुछ हम उनके प्रमाण भी लेंगे और कुछ अपने अनुभव हैं उनको भी शेयर करेंगे। आप लोग ध्यान देकर के अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ज्योतिष को सीखने वाले विद्यार्थी अगर आप हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं या ज्योतिष में आपका कोई किसी प्रकार का रुझान है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो आप वीडियो पे अंत तक बने रहें, मुझे विश्वास है कि आखिर तक बहुत कुछ सीखेंगे आप इससे। तो देखिए, हम दिखाते हैं एक कुंडली हमने आपके समक्ष बना के रखी है। ये अभी हमने ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 ये नंबर डाल दिए हैं। ये काल पुरुष की कुंडली बनाई है। काल पुरुष की कुंडली का मतलब जो मूल कुंडली होती है उसे काल पुरुष की कुंडली कहा जाता है। ये इधर खाली कुंडली है जिस पर अभी हम आपको बताएंगे। तो मान लीजिए, आपकी एक बात हम बता दें, अगर कोई बिगनर है जो पहली बार अभी देखना शुरू कर रहा है, सीख रहा है, तो उसके लिए बता दें कुंडली के ये 12 भाव हैं। यहां से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाव कहे जाते हैं। सभी भावों में कोई ना कोई राशि बैठी होगी। मेष से लेकर के और मीन तक कोई ना कोई राशि यहां बैठी होगी। एरीज से लेके और पाइसेस तक कोई ना कोई। अब आपकी ये जो है भाव, ये वाला कुंडली का, इसे लग्न कहते हैं। ये लग्न है। फिर ये लग्न, और लग्न को ही प्रथम भाव भी कहते हैं। तो ये लग्न हो गई, प्रथम भाव हो गया, ये द्वितीय, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, ऐसे करके 12th हाउस तक इसको बोला जाता है। अब यहां पर आपकी कोई लग्न हो सकती है। मान लीजिए मैंने यहाँ 1 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा हो सकता है, 5 लिखा हो सकता है, 7 लिखा हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है। तो वो तो लग्न हो गई। अब मान लीजिए अभी यहाँ पे 1 लिखा है तो हम इसे कहेंगे 1 का अंक किसका होता है? तो ये 1 का अंक मंगल का है। मंगल के पास 2 हैं, 1 और 8। बुध के पास 2 हैं, 3 और 6। ऐसे ही गुरु के पास 2 हैं, 9 और 12। ये गुरु को जो है 2 घर, गुरु को, बुध को और मंगल को 2 घर दिए गए हैं। शनि को भी 2 घर दिए गए हैं, 10 और 11। बाकी सबके पास 1 घर है। जैसे शुक्र के पास भी 2 घर हैं, ये 2 और 7। ये शुक्र का है, ये शुक्र का है, ये मंगल का है, और ये 8 नंबर मंगल का है। गुरु का 9 नंबर और 12 नंबर राशि है, मतलब राशि, घर नहीं। और 3 नंबर और 6 नंबर राशि बुध को दी गई है। ये जो 5 नंबर है ये सूर्य को दी गई है। ये 4 नंबर चंद्रमा को दी गई। चंद्रमा और सूर्य को 1 राशि दी गई खाली। तो ऐसे करके हमने आपको ये सब भी बता दिया। जो बिगनर्स हैं उनके लिए, जो जानते हैं उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। अब मान लीजिए ये मेष राशि की कुंडली है, मेष लग्न की। अब मेष लग्न की कुंडली, अब राशि कैसे है देखो, राशि भी समझ लीजिए। आपकी कुंडली में जहां भी चंद्रमा बैठा होगा तो उस अंक की वो राशि आपकी मानी जाएगी। मान लीजिए चंद्रमा यहां बैठा है, ये मून आपका यहां बैठ गया, तो आपको कहा जाएगा कि आपकी लग्न भी आपकी मेष है और आपकी राशि भी मेष है। लेकिन अगर यही चंद्रमा मान लीजिए यहां बैठ जाए 4 नंबर में, तो कहा जाएगा लग्न आपकी मेष है लेकिन राशि आपकी कर्क है। तो क्लियर हो जाएगा ये चीज कि राशि और लग्न दोनों में अंतर है। लेकिन आप कुंडली को अपनी देखें जब, तो दोनों से देखें। आप अपनी लग्न से भी देखें और राशि से भी देखें। कैसे? जब राशि से देखनी हो तो चंद्रमा जहां भी बैठा है उसे आप अपनी लग्न बना लें। मतलब यहां अगर चंद्रमा बैठा है 4, तो इस 4 के अंक को यहां ले आवें।
और बाकी शेष अपने प्लैनेट्स को वैसे ही घुमा दें। जैसे 4 यहां रखेंगे तो 5 यहां आ जाएगा, 6 यहां, 7 यहां, ऐसे करके आगे बढ़ती जाएगी कुंडली, तो उसे चंद्र कुंडली कहा जाएगा। तो ये मैंने बता दिया। अब आते हैं अपनी बात पर कि अगर जो है हम राहु को देखें तो राहु पूरी कुंडली में सभी जगह एक जैसे प्रभाव नहीं देता, लेकिन अच्छे और बुरे सब तरीके के प्रभाव देता है। ये आकस्मिकता का परिचायक है, आकस्मिकता का ग्रह है। ये देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और लेता है तो छप्पर फाड़ के ले लेता है, और सडनली करेगा, अचानक से करेगा, आपको मौका भी नहीं देगा। जो भी कुछ आपसे लेना देना अचानक करेगा। पाराशर जी ने कहा कि कुंडली के 4 घर, एक ये तीसरा, एक ये छठा, एक ये 10वां और एक ये 11वां, 4 जो घर हैं, इन घरों में राहु बहुत विशेष हो जाता है। अभी बताएंगे क्यों हो जाता है। और इन घरों को उपचय भाव भी कहा जाता है। उपचय भाव का मतलब कुछ विशेष, प्रोग्रेसिव। सेकंड से थर्ड है, ये 5th से 6th है अगला, ये यहां का उपचय है, ये दूसरे का उपचय है, ये 9th का उपचय है और ये इसका उपचय है, कर्म का उपचय है। तो ये 4 भाव उपचय भाव कहे जाते हैं, ठीक है। और 3, 6, 11, 3, 6, 11 ये त्रिक भाव कहे जाते हैं और इन्हें अच्छा नहीं माना जाता। तो पाराशर जी ने कहा कि जब इन खराब भावों में, हालांकि ये 10 ये खराब भाव नहीं है, ये खराब भाव नहीं है, ये तो जो है आपका सर्वोच्च भाव कुंडली का जो है उसे सर्वोच्च भाव कहा जाता है, 10वां भाव। लेकिन पाराशर जी ने कहा कि अगर यहां भी राहु अगर होगा तो विशेष हो जाता है। तो 3, 6, 10, 11 अगर यहां राहु है तो राहु ऐसे व्यक्ति की कुंडली को विशेष कुंडली मान लीजिए, आप उसे हल्के में मत लीजिए और कुंडली विचार से पहले आप एक बार उस पर ध्यान दीजिए और सावधान होकर के देखिए। यह पहली शर्त हो गई कि ऐसी कुंडली विशेष कुंडली होगी, ठीक है। दूसरी शर्त क्या है। पहला तो कि इन घरों में 3, 6, 10, 11 अगर इनमें राहु बैठा है तो आप समझिए ऐसे लोग स्पेशल हैं, विशेष लोग हैं, ठीक। अब पाराशर जी क्या कहते हैं। पाराशर जी ने कहा कि चूंकि वो पापी ग्रह है और पापी ग्रह अगर इन पाप घरों में बैठता है, मैं फिर बोल रहा हूं कि 10वां भाव पाप घर नहीं है, लेकिन फिर भी पाराशर जी ने ऐसा कहा कि अगर इन 3, 6, 11 में बैठता है अगर पापी ग्रह, तो वो अच्छे परिणाम देता है, ना कि बुरे परिणाम। अब फिलहाल के लिए आप ये भूल जाना कि कहां से कौन सी राशि, कौन सी लग्न, ये सब मैं नहीं कह रहा हूं। अभी आगे और भी चीजें बताएंगे, उनको आप टैली करिएगा, अपनी कुंडलियों में देखिएगा, मिलाइएगा, तो आप पाएंगे कि जादुई चीजें हैं, ठीक है। जिसकी कुंडली में राहु यहां बैठा है, यहां पे, या राहु यहां बैठा है, या राहु यहां बैठा है, या राहु यहां बैठा है, तो पहले तो आप इस बात पर ध्यान दें कि यहां अगर राहु बैठता है तो राहु पर दृष्टि किसकी है, राहु संबंध किससे बना रहा है। क्योंकि यह भी ध्यान रहे, खाली इतने से नहीं सबका भाग्य देखने लगना कि राहु यहां बैठा है, यहां बैठा है 4 जगह तो वो बहुत स्पेशल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके साथ कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं कि ये जो कुंडली के जो धर्म त्रिकोण है, ये वाला, ये धर्म त्रिकोण 1, 5 और 9, ये जो धर्म त्रिकोण है 1, 5 और 9, अगर राहु इनमें बैठे प्लैनेट से अपना रिलेशन बना लेता है, मान लीजिए राहु यहां बैठा है 3 में, किसी का 3 में, अब यहां ये एक राशि वाला मान लीजिए मंगल या सूर्य या गुरु, इससे आकर के रिलेशन बना लेता है, चाहे युति में बैठ जाए या दृश्य संबंध में बैठ जाए, और अगर रिलेशन बना लेता है तो आप समझ लेना कि ऐसा राहु आपको अच्छे परिणाम ही देगा, बुरे परिणाम आपको नहीं देगा। बिल्कुल क्लियर इसको समझ लीजिए कि अगर राहु से 1, 5, 9 अगर इनमें, और कुछ मामलों में 10वां भाव 10th हाउस भी, कुछ मामलों में 10th हाउस भी, अगर इन घरों के स्वामी, इनके अगर लॉर्ड जो है, इनके अगर जो है स्वामी अगर राहु के साथ यहां पे कनेक्ट हो जाते हैं, कंजक्शन में आ जाते हैं या दृश्य संबंध में आ जाते हैं इनके स्वामी, तो आप जान लीजिए कि जो राहु है वो आपको अच्छे परिणाम देगा। लेकिन एक शर्त है, अगर इसके अलावा अगर और किसी से राहु का संबंध स्थापित हो जाता है, कौन कौन ग्रहों से, पापी ग्रहों से, ये तो पुण्य धर्म त्रिकोण पुण्य त्रिकोण है, ये मंगल की राशि है, ये सूर्य की राशि है, ये गुरु की राशि है, अगर यहां से रिलेशन बना लेता है तो अच्छे फल देगा। लेकिन इसके अलावा अगर कहीं से वो रिलेशन बनाता है, सपोज करिए कि उसने चंद्रमा से बना लिया, तो चंद्रमा वैसे तो अच्छा है
बड़ा सॉफ्ट प्लेनेट है, लेकिन चूंकि स्वामी कहाँ का है, चंद्रमा चतुर्थ भाव का है, और राहु से अगर वो संबंध स्थापित कर लेता है तो वो आपको मानसिक समस्याएं देना प्रारंभ कर देगा, मानसिक समस्याएं आपको दे देगा। तो अष्टम से रिलेशन बना ले, द्वादश से बना ले, सेकंड से बना ले, तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो कहां से, केवल 1, 5, 9, 10 अगर इन घरों से रिलेशन बना लेता है राहु तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अब एक उदाहरण हम आपको देते हैं कि मान लीजिए एक कोई कुंडली है, सपोज करिए धनु राशि की कुंडली, धनु लग्न की कुंडली है। मान लीजिए कोई धनु लग्न की कुंडली है, ये 9 का अंक है, तो यहां 9 का यहां पे अंक है, उसी क्रम में ये आगे बढ़ता जाएगा 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यह धनु लग्न की हमने कुंडली बना दी और यहां हमने राहु बिठा दिया, यहां पर हमने राहु को 11th हाउस में बिठा दिया। ठीक, अगर देखिए ध्यान से कि राहु किसके घर में बैठा है, तो ये 7 का अंक है, तो शुक्र के घर में बैठा है, शुक्र के घर में बैठा है। और शुक्र आकर के मान लीजिए वीनस यहां बैठ गया लग्न में। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो वीनस है वो 6ठे का भी मालिक है और 11वें का भी मालिक है। ठीक, और राहु वहां बैठा है। इन 6ठे और 11वें का जो मालिक है, मतलब राहु का जो डिस्पोजिटर है, जो उसका प्रतिस्थानी है, वो आकर के बैठ गया लग्न में। तो ऐसे में आप जान लीजिए कि इस व्यक्ति को आप हल्के में मत लीजिए। इस व्यक्ति को प्रथम दृष्टया देखते ही लोग कह देंगे कि ये तो पीड़ित हो गया, ये तो खराब हो गया, और 6ठे भाव का स्वामी लग्न में चला गया, तो ये व्यक्ति ऋणी हो जाएगा, रोगी हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति, इसके शत्रु बहुत होंगे। बेशक शत्रु होंगे, बेशक ये ऋण लेगा, सब बातें ठीक है, लेकिन अभी इसमें आपको यह भी ध्यान देना होगा कि इसका मंगल कहां बैठा है। भाई ऋण का संबंध मंगल से होता है, 6ठे भाव से होता है, तो जब तक मंगल और शनि को नहीं देखेंगे तब तक हम उसके ऋण को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो क्या होगा। आप समझ रहे हैं? अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं राहु और राहु की। तो पहला तो 2 चीजें हमने शर्तें अभी बताई हैं। पहला 3, 6, 10, 11 में अगर राहु बैठा है तो ऐसा राहु अच्छे परिणाम देता है। दूसरा, अगर ये राहु 1, 5 और 9 से रिलेशन बना ले इन घरों से, इनके प्लैनेट से, और वो शुभ प्लैनेट हो, तो राहु अच्छे परिणाम देगा आपको। तीसरी शर्त एक है कि राहु का जो डिस्पोजिटर है, मतलब राहु जिनके घर में गया है, जैसे यहां पर ये 7 में है तो ये शुक्र का घर है। अब शुक्र कहां बैठा है? अगर शुक्र केंद्र के इन घरों में बैठा है, 1 में, 3, 4 में, 7 में और 10 में, अगर केंद्र के घरों में राहु अगर आकर के बैठ गया, मतलब राहु का डिस्पोजिटर अगर केंद्र के घरों में कहीं बैठा है, तो ये राहु बहुत ही विशेष हो जाएगा। उस पर भी कहीं अगर ये जो राहु का डिस्पोजिटर है, ये अगर अच्छा ग्रह हुआ तो ये चीज और विशेष हो जाएगी। ठीक है, अब अगर खराब हुआ तो खराब परिणाम देगा। तो 3 चीजें हो गई कि अगर इसका डिस्पोजिटर जो है, राहु का जो प्रतिस्थानी है, वो अगर आकर के 1 में, 4 में, 7 में और 10 में अगर बैठ जाता है तो राहु बहुत अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाएगा। ये चीज फिर आते हैं बहुत ही बारीक चीज कि मान लीजिए राहु किसके नक्षत्र में बैठा है। हमें यह देखना है कि राहु किसके नक्षत्र में बैठा है। हमें राहु का नक्षत्र देखना है, राहु का नक्षत्र देखना है कि यह बैठा किसके नक्षत्र में है। ठीक, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, आद्रा, ये लेकर के और रेवती तक 27 नक्षत्र होते हैं। तो किस नक्षत्र में बैठा है? अगर राहु शुभ प्लैनेट के नक्षत्र में बैठा है तो अपनी और शुभता बढ़ा देगा। अगर राहु पापी ग्रहों के नक्षत्र में है तो वो अपनी फ्रेंड सर्किल में, जैसे लोगों के साथ आप रहेंगे वैसे ही आपकी फ्रेंड सर्किल होगी, वैसे ही आपका चिंतन हो जाएगा। सीधी सी बात, प्लैनेट के साथ भी यही चीज लागू होती है। तो राहु को देखना है कि किस नक्षत्र में बैठा है। राहु का जो प्रतिस्थानी जहां पे वो आया है, राहु उसका जो डिस्पोजिटर है, वो किस नक्षत्र का स्वामी है, वो किस नक्षत्र में बैठा है, उसका नक्षत्र। तो अगर आप इन चीजों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि राहु की जो खूबियां हैं वो बहुत स्पेशल मिलेंगी। एक उदाहरण के साथ, और फिर इसके बाद एक चरण और रह गया। पहला हमने बताया ये, दूसरा हमने बताया ये, तीसरा बताया ये, चौथा हमने बताया नक्षत्र देखना है आपको।
नक्षत्र देखना है। और पांचवा जो है अंतिम, 1 2 3 4 और पांचवा अंतिम जो है वो आपको देखना है नवांश, नवांश कुंडली। एक दिन हम नवांश पे बना देंगे वीडियो, क्योंकि नवांश इतनी जल्दी समझ में नहीं आता। हमने भी सैकड़ों वीडियो देख रखे हैं, लेकिन नवांश को इतनी जल्दी आसानी से समझ नहीं सकते जब तक कि आपने उस पर गहन अध्ययन नहीं किया है। तो नवांश में क्या देखेंगे? नवांश में ये देखना है कि जो ये राहु है, मान लीजिए यहां तो ये 11th में है, अब ये नवांश में कहां चला गया, D9 में कहां चला गया? तो अगर यहां D9 में राहु अगर अच्छे नवांश में है, अच्छी जगह बैठा है, अच्छे प्लैनेट से संबंध बना रहा है, तो पक्का है कि ये राहु आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देगा। इतनी बात तो हमने आपको ये समझा दी। अब एक एग्जाम्पल के साथ हम आपको बता देते हैं, एक प्रैक्टिकल के साथ, कि मान लीजिए यही धनु लग्न की ये कुंडली है, धनु लग्न की यही कुंडली है। अब सपोज करिए कि राहु यहां बैठा है। अब इस व्यक्ति का जो जन्म है, मान लीजिए जन्म इसका जो है सिंह राशि में हुआ, इसका जो है सिंह राशि में हुआ, लियो में इसका जन्म सिंह राशि में हुआ, ठीक। अब सिंह राशि की जन्म के बाद फिर इसका चंद्र राशि आएगी, चंद्र के बाद फिर इसकी मंगल आएगी, इस व्यक्ति की मंगल की दशा आएगी, फिर मंगल के बाद इसकी जो है राहु की दशा शुरू होगी। देखिए एक बात समझिए, कुंडली के योग ये बताते हैं कि ऐसी घटना घटेगी आपके साथ, लेकिन आप पूछेंगे कब घटेगी? तो जो ये कब घटेगी, इस प्रश्न का उत्तर कुंडली की दशाएं देती हैं, जो विंशोत्तरी दशाएं हैं उनसे पता चलेगा कि यह घटना घटेगी कब। तो मान लीजिए जिसकी कुंडली है इस जातक की, इसने सिंह राशि में जन्म लिया। जब इसका जन्म हुआ तो सिंह राशि थी, सिंह लग्न का समय चल रहा था, सिंह राशि का समय चल रहा था। बाद में चंद्रमा की दशा आई, महादशा, फिर मंगल की महादशा आई, फिर राहु की महादशा आएगी। तो एक प्रमाण के साथ हम बता दें आपको कि यह कुंडली जिसकी है, उस कुंडली को आप देखिए कि इस व्यक्ति का जन्म होता है, मैं इसको बिगाड़े देता हूं, इस व्यक्ति का जन्म होता है, इस व्यक्ति का जन्म होता है 1996 में, सॉरी 1976 में, 1976 में। अब आप समझिए जरा इस कुंडली के विषय में कि 1976 में जन्म होता है, सिंह की महादशा चली कहां तक? 1980 तक, ठीक। फिर उसके बाद ये यहां पर चली सिंह की दशा, फिर 1990 तक चंद्रमा की चली, फिर उसके बाद मंगल की आ गई, ये 97 तक चली, फिर उसके बाद मंगल के बाद राहु की महादशा शुरू हुई और राहु की महादशा चली 2015 तक। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि ये जो तीनों राशियां हैं, मान लीजिए यहां तो 80 से 90 तक तो ये इनका बचपन रहा, ये इनका बचपन रहा, और 90 से लेकर 97 ये समय इस व्यक्ति का केवल भटकते भटकते बीता, और दुख और पीड़ा और संघर्षों को झेलते झेलते बीता। लेकिन जैसे ही ये राहु की महादशा चली, धीमे 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 करके इस व्यक्ति को सफलता पे सफलता, सफलता पे सफलता इसको मिलती चली गई। आप ताज्जुब मानेंगे कि 2015 तक, मतलब इसी महादशा में, राहु की ही महादशा में इस व्यक्ति का जितनी अभिलाषाएं थी वो पूरी होती हैं। राहु की महादशा में ही इस व्यक्ति को भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, घोड़ा सब इसका, और थोड़ा नहीं अनाप शनाप प्राप्त हुआ। इसी राहु की महादशा में इसका विवाह होता है, इसी राहु की महादशा में इसको संतान प्राप्ति होती है, और इसी राहु की महादशा में वो सरकारी सेवा में आता है, और इसी राहु की महादशा में भवन निर्माण कराता है, इसी राहु की महादशा में मल्टीपल आवास बनाता है। आप कल्पना करिए। और ये मैं इस कुंडली को विशेष रूप से जानता हूं, हमारे अभिन्न है, मिलने वाले हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये प्रैक्टिकल करके दिया। अब ये प्रमाण, अब आप ये मत कहने लगना कि आप ये कैसा गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, मेरे साथ तो नहीं है, मेरे साथ ये,
मैंने आपको 4 शर्तें बोली है, वो पहले अपने ऊपर लागू कर लीजिए। पहला, राहु इन घरों में है कि नहीं, 3 में, 6 में, 10 में और 11 में, पहली शर्त। दूसरी शर्त कि जो राहु है उसका रिलेशन 1, 5, 9 के प्लैनेट से बनना है कि नहीं। अगर वो प्लैनेट्स पुण्य प्लैनेट है, अच्छे प्लैनेट है तो बहुत आवश्यक है, अगर खराब प्लैनेट है तो ये लागू नहीं हो पाएगा। फिर राहु का जो डिस्पोजिटर है, राहु का जो प्रतिस्थानी है, वो 1, 4, 7, 10 से रिलेशन बना रहा है कि नहीं, ये आप देखिए। फिर उसके बाद आप देखिए कि राहु का जो नक्षत्र है वो कौन सा नक्षत्र है। अगर वो पुण्य नक्षत्र में है, पुण्य ग्रहों के नक्षत्र में है तो सही है, और पुण्य ग्रहों के नक्षत्र में नहीं है तो दिक्कत होगी। फिर आप देखिए कि वो जो राहु है उसकी स्थिति नवांश में क्या है, नवमांश कुंडली में क्या स्थिति है। जब ये 5 चीजें आप देख लेना तब हमारी बात को, और ये प्रमाण है जो मैंने आपको दे दिया। तो अब ये कभी मत कहना कि राहु केवल खराब करता है, राहु अच्छा करता है, बहुत बढ़िया करता है, इसका प्रमाण हमने आपको ये दिया है। कुछ एक चीज बता दें, अभी जैसे मैंने बताया कि ये व्यक्ति 80 से लेके और 97 तक, लगभग 2000 तक, जन्म से लेके लगभग 2000 तक, 24 वर्ष की आयु तक केवल ये भटकता रहा और विचरण करता रहा। कौन, किसने कराया विचरण? सबसे फास्ट जो मूविंग प्लैनेट है वो चंद्रमा है। चंद्रमा ने सबसे ज्यादा इसको विचरण कराया। कब? 80 से लेकर 90 के बीच में। ठीक, उसके बाद मंगल आया। मंगल ने इसको विभिन्न प्रकार के कार्यों में लगाया। अब चूंकि मंगल किस नक्षत्र में है, चंद्रमा किस नक्षत्र में है, और ये किस नक्षत्र, सारे किस नक्षत्र में है, ये चीज भी ध्यान देनी है आपको। तो विभिन्न प्रकार के, लेकिन जो सफलताएं इसने प्राप्त की वो सब की सब इसने राहु की महादशा में ही प्राप्त की। मैं ये बताना चाह रहा हूं, आज का टॉपिक मेरा इसी बात पर है कि राहु की महादशा, अगर आप किसी को देख लीजिएगा आप कि अगर किसी का राहु इन 4 घरों में है तो आप उस कुंडली पर विशेष ध्यान दीजिएगा और प्रैक्टिकल करके देखिएगा। लेकिन जब तक ये 5 चीजें आप उस पर प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। राहु से रिलेटेड बहुत सी चीजें अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में ये बताना मुश्किल इसलिए है कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप लोग उगने लगते हैं। नहीं तो राहु से रिलेटेड ये बताते कि अगर राहु इससे विपरीत, अभी आप ही के मन में आएगा कि गुरुजी ये बताइए अगर राहु इधर विपरीत हो जाए, मान लीजिए यहां राहु है अगर तीसरे में तो केतु यहां हो जाएगा, सीधी सी बात है। अगर राहु छठे में है तो केतु 12वें में हो जाएगा। अगर राहु 10th में है तो केतु 4th में आ जाएगा। अगर राहु 11th में है तो केतु 5th में आ जाएगा। ठीक, लेकिन अगर यही सी चीज को उलट दें तब क्या होगा? तब स्थितियां बिल्कुल बदल जाएंगी। तो उसको मैं अगर कहेंगे तो अगले वीडियो में आप लोग कमेंट करिएगा, मैं अगले वीडियो में इसका भी एक क्लास दे दूंगा और अगले वीडियो में मैं इसको बना दूंगा। समझ रहे हैं बात को? अच्छा, आप एक चीज सोचने वाली है कि इन जगहों पर राहु स्पेशल क्यों हो जाता है। देखिए, तीसरे भाव को क्या कहते हैं? तीसरा भाव हमारा क्या है? तीसरा भाव हमारा मल्टीमीडिया है। तीसरा भाव हमारा क्या है? पड़ोस है। तीसरा भाव पराक्रम है। और राहु क्या है? घोर पराक्रमी। मंगल उतना पराक्रमी नहीं है जितना राहु पराक्रमी है। राहु सीमाओं को तोड़ देता है, वर्जनाओं को तोड़ देता है, लिमिटलेस। सामने जो सैनिक खड़े होते हैं और गोली बिल्कुल सामने आ रही है और जो चला रहे हैं उनमें मंगल नहीं, वो राहु है। राहु ही सामने खड़े होकर के गोली अपने सीने पे ले सकता है, वो राहु है, वो राहु का पराक्रम है। किसी भी सैनिक की कुंडली में उठा के देख लेना, बिना राहु के बलवान हुए वो सैनिक हो ही नहीं सकता। आप समझिए, तो तीसरा भाव पराक्रम का है, घोर पराक्रम का। तो यहां जो बैठा राहु है, ये व्यक्ति को जितने जेट फाइटर वगैरह, जितने जो है सुखोई और ये सब F-16 चलाने वाले जो पायलट हैं, आसमान में उड़ने वाले, वो सब यहां वाले राहु वाले हैं, 3rd राहु वाले हैं। लेकिन अगर यहां केतु बैठ जाए तो सब अपोजिट हो जाएगा, सब उल्टा हो जाएगा। और ये देखिए, यहां से सीधे 9वें भाव से इसकी दृष्टि है। आप समझ रहे हैं? अगर यहां राहु हो जाए 6ठे भाव में, तो 6ठे भाव का जो राहु है, कोई कह देगा छूटते ही कि यहां का राहु जो है वो विभिन्न प्रकार के कानूनी पचड़े दे देगा और विभिन्न प्रकार के मुकदमे लड़ा देगा और ये जेल भेज देगा, ये कर देगा। मानते हैं सब होता है ऐसा, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं है। राहु अगर यहां बैठा है, उसका शुभ घरों से संबंध है, तो कदापि नहीं होने वाला ऐसा। स्थितियां बनेंगी, बिल्कुल बनेंगी, मुकदमाबाजी और ये झगड़ा फसाद सब बनेंगी, लेकिन फिर भी वो निकल जाएगा बिल्कुल पाक साफ बच करके, कुछ नहीं होने वाला उसके साथ। तो आज हमने आपको राहु से रिलेटेड ये एक छोटी सी चीज बताई है। अगर आप लोग कहेंगे तो इस पर एक और वीडियो हम बना लेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरा ये क्लास अच्छा लगे, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं दूसरा क्लास लेकर के आपके समक्ष शीघ्र ही हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।